नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई कुंडली का विश्लेषण करने। ये कुंडली है मशहूर सिंगर योयो हनी सिंह की। तो योयो हनी सिंह का नाम बच्चा बच्चा जानता है। स्पेशली यूथ जनरेशन में उनका अलग ही जलवा है। ओल्डर जनरेशन शायद उनके गाने इतने ना सुने, लेकिन हनी सिंह के गाने यूथ जनरेशन बहुत सुनती है। और ये हिप हॉप, रैप म्यूज़िक और कभी फोक म्यूज़िक, इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुए और इस टाइप के ये गाने ज़्यादा गाते हैं। और अगर इनकी बात करें तो इनका जो करियर पीक में था 2011 से 2014 के टाइम पे पीक पे गया। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इनको एक मेंटल इलनेस, बाइपोलर डिसऑर्डर शुरू हो गया, जिसकी वजह से इनको इनका सारा काम बंद हो गया और ये बिल्कुल ही कमरे से बाहर नहीं निकलते थे और बहुत ही इनके 5-6 साल बहुत बुरे गुजरे। और उसके बाद इनका डिवोर्स भी हो गया और अब जाके इन्होंने दोबारा अपना करियर शुरू किया है। और ये सब जो सारी बातें हैं ये उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज़ में बोली हैं। एक रीज़न ये कुंडली का विश्लेषण करने का ये भी था कि इन्होंने बहुत बेबाकी से अपने सारी बातें ज़िंदगी की बोली हैं। उन्होंने अपने बताए ज़िंदगी में जब वो ड्रग्स और अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे और उसके बाद से उनकी मेंटल इलनेस शुरू हुई, तो उन्होंने सारा अपना ज़िंदगी का जो कच्चा चिट्ठा था सब उन्होंने बिल्कुल ही बेबाकी से इंटरव्यूज़ में बोला। और एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की कैंपेन टाइप की शुरू कर दी है उन्होंने। और उन्होंने पूरा बताया कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर के टाइम क्या-क्या चीज़ें होती थी, क्या चीज़ें दिखती थी, क्या डिल्यूशंस होते थे, क्या हैलुसिनेशंस होते थे। कभी लगता था कोई उनको मार रहा है, कभी लगता है कि कोई उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो हम ये सब देखेंगे कि उनकी ये उतार-चढ़ाव जो ज़िंदगी में ये क्यों हुए। तो हनी सिंह का जन्म 15 मार्च 1983 होशियारपुर में लगभग 2 बजे के करीब हुआ दिन में। और अगेन ये कुंडी हमने कई जगहों से चेक करके ही, मतलब कई वेबसाइट से ही चेक की है, तो 1983 का टाइम फ्रेम आ रहा है। हाँ, ये कई एस्ट्रोलॉजिकल वेबसाइट से उनका 1984 दिखाता है, 15 मार्च 1984। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ी हो सकती है, लेकिन एक जगह ये भी लिखा गया था उनकी जो डॉक्यूमेंट्री उनकी रिलीज़ हुई है, वो उनके 40th बर्थडे जो 2022 के करीब रिलीज़ हुई है। तो सॉरी, 2023 के करीब उनकी डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई, जिसके हिसाब से वो 40 साल के थे उस समय। तो उस हिसाब से 1983 के करीब आ रहा है। तो उनका जो लग्न है ये कर्क लग्न की कुंडली है और उनकी जो राशि है वो मीन राशि है। तो कर्क और मीन राशि जनरली वाटर साइंस हैं। तो ये लोग बड़े इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं और स्पेशली कलाकारों के लिए चंद्र का इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है। और शुक्र को भी उनका अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, शुक्र वेल प्लेस्ड है उनके 10th कर्म के भाव में। और बाकी ग्रहों पे दृष्टि डालें तो शनि उनके उच्च के हैं चतुर्थ भाव में, गुरु उनके पंचम भाव में, मित्र राशि में, केतु उनके छठे भाव में और अष्टम में बुध है। और भाग्य भाव में सूर्य, मंगल और चंद्र और राहु उनके 12वें भाव में। तो लगभग 5-6 भाव में उनके सारे ग्रह विराजमान हैं। तो क्या प्रभाव रहा इन ग्रहों का उनके करियर पे, उनकी लाइफ में, उनकी मेंटल जो इलनेस हुई और उनकी जो शादी नहीं चली, उस उन सब कारणों का विश्लेषण करेंगे। शनि जो उनके चतुर्थ भाव में है वो उनको सुख सुविधा, जो उच्च के बैठे हैं उनको सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान, ये सब चीज़ें तो उनको मिली है, नेम फेम। शुक्र की भी दृष्टि चतुर्थ भाव में है जो ये भाव को मजबूत कर रही है। और जो जो ओनली ग्रह जो है वो राहु, तो उनकी पंचम दृष्टि थोड़ा गेम बिगाड़ती है, उनके सुख सुविधा में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। और थोड़े टाइम पीरियड के लिए तो वो अनएम्प्लॉयड भी थे। तो राहु की भी इसमें एक रोल दिख रहा है। और अगर हम देखें बाकी जो ग्रह हैं, गुरु वेल प्लेस्ड हैं उनके क्रिएटिविटी के भाव में। और उन्होंने वो एजुकेटेड भी हैं, उन्होंने शायद गुरु नानक स्कूल से और कॉलेज से डिग्री हासिल की है। तो गुरु भी इनके पंचम को मजबूत कर रहे हैं, क्रिएटिविटी का भाव है। और जो उनके भाग्य भाव है वहाँ पे आप देखिए सूर्य, चंद्र, मंगल विराजमान है जो भाग्य को काफ़ी मजबूत कर रहे हैं। और दो बड़े योग दिख रहे हैं, लग्नेश का नवम में जाना, नवम भाव में जाना, और दशमेश का, कर्मेश का भी नवम भाव में जाना। तो मंगल और चंद्र का नवम भाव में जाना दो बड़े राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सस्य योग भी का निर्माण हो रहा है।
और बाकी अगर हम देखें तो जो दो दो योग और हमें नज़र आते हैं वो हैं बेसिकली एक तो सुनफ योग, एक अनफ योग। तो चंद्र के दूसरे और 12वें भाव में अगर जो प्लैनेट्स अगर वेल प्लेस हैं, जैसे शुक्र, इस केस में शुक्र और बुध, शुक्र उनके दूसरे भाव में चंद्र से और बुध उनके 12वें भाव में चंद्र से, तो ये उनको पोइट्री, म्यूज़िक और इन सब चीज़ों में काफ़ी काफ़ी हेल्प करते हैं और उनको काफ़ी विटी, चार्मिंग और उनकी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी है। तो ये सब चीज़ें ये 2 योग भी प्रदान करते हैं। और उसी तरह से इनका सुनफ योग भी है, और सॉरी वेशी योग और वासी योग भी है जो सूर्य की वजह से होते हैं। खैर उसमें हम डिटेल्स में इतना नहीं जाएंगे, लेकिन योग इनके काफ़ी ज़बरदस्त हैं। राहु और केतु भी उच्च के हैं, लेकिन अगर आप पूछे किन प्लैनेट्स ने इनका गेम बिगाड़ा है, तो यही हम कह सकते हैं कि 2 प्लैनेट जो दिख रहे हैं वो है राहु और केतु। तो राहु इसलिए कि राहु उनके 12वें भाव में है, जो हिडन प्लेजर्स, बेड प्लेजर्स, और कई बारी आपको विदेश में आपको रहने का बहुत मन करेगा। राहु उनके 12वें भाव में विदेश का भी भाव माना जा सकता है। और राहु इनको थोड़ी बुरी आदतों में भी डालेगा 12वें भाव में। और मंगल की भी दृष्टि है राहु के, तो ये मंगल राहु का कॉम्बिनेशन स्पेशली त्रिक भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये कोई ऑब्सेशंस वगैरह भी आदमी को दिला देता है और आदमी को बहुत क्रोधी भी किस्म का हो जाता है। और जो केतु है उनके 6ठे भाव में, ये उनके रोग, ऋण, शत्रु के भाव में है, तो केतु भी थोड़ा तकलीफ देता है, स्पेशली अगर 6th 8th में अगर आपको केतु विराजमान है। उसके पॉजिटिव भी होते हैं 8th में, लेकिन 6th में बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा केतु। और केतु की पंचम दृष्टि उनके करियर भाव में भी है। अगर हम उनकी विंशोत्तरी दशाओं पे नज़र डालें तो उनकी बुध की दशा में थोड़ा बहुत 2012 तक उनका अच्छा रहा टाइम पीरियड। 13-14 भी ठीक ही रहा, लेकिन जब केतु महादशा शुरू हुई 2012 28 दिसंबर से 28 दिसंबर 2019 तक रही, 7 साल रहती है। तो इस दौरान इनकी ये मेंटल इलनेस शुरू हो गई और उनका करियर भी ब्रेक हो गया। तो केतु उनके 6th भाव में, तो ये इनको रोग, ऋण, शत्रु के भाव में, तो ये भाव एक्टिव हो गया और उनके करियर में भी ब्रेक आ गया। केतु की पंचम दृष्टि उनके करियर भाव में है, तो केतु ने इनका काफ़ी खेल बिगाड़ा है। और केतु की महादशा 2019 को ख़त्म हुई और 2020 और 21 के बाद इनके धीरे धीरे ये, जब शुक्र की महादशा शुरू हुई तब ये ट्रैक में आना शुरू हो गए। इन्होंने धीरे धीरे गाने लिखने शुरू किए, कंपोज किया और गाने भी गाए। तो शुक्र उनके दशम कर्म भाव में है, तो कर्म भाव उनका दोबारा एक्टिव हो गया। तो शुक्र की जो महादशा इनकी चलेगी 20 साल, जो 2019 से 2039, तो 20 साल चलेगी। और 2027 तक इनका टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें सूर्य, सूर्य, चंद्र और मंगल की अंतर्दशाएं चलेंगी और ये सब प्लैनेट्स जो हैं इनके भाग्य भाव में बैठे हैं। तो ये मतलब इनका अगेन गोल्डन पीरियड ही कह सकते हैं ये जो अगले 3-4-5 साल हैं। और उसके बाद थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, राहु में थोड़ा उतार हो सकता है। और जब इनके अगले 10 साल बाद जब इनकी बुध और केतु की दोबारा अंतर्दशा आएंगी, तब इनका थोड़ा पीरियड इतना सही नहीं रहेगा। लेकिन फ़िलहाल तो इनके सितारे ज़बरदस्त दिख रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम की बात यह है कि इनकी शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 के दौरान ही इनका विवाह में विघ्न आया, तो इनका डिवोर्स हुआ। क्योंकि शनि की 7.5 2022 से शुरू हुई, 23 के आसपास, नवंबर के आसपास इनका डिवोर्स भी फाइनलाइज हुआ। तो अभी शनि जैसे हैं, शनि अभी कुंभ में चल रहे हैं और मार्च 29 के बाद ये अपना घर बदलेंगे और ये मीन राशि में जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड में जब उनकी दूसरी ढैया शुरू होगी, अभी तो पहली ढैया चल रही, दूसरी ढैया जब शुरू होगी 2-3 महीने बाद, तब इनका मानसिक थोड़ा स्ट्रेस, टेंशन बढ़ सकता है, क्योंकि शनि इनके आ जाएंगे भाग्य भाव में। तो यही इनके, जैसे मैं कह रहा था, इनकी अंतर्दशाएं थोड़ी तो अच्छी हैं वैसे आने वाली, लेकिन ये शनि की 7.5 थोड़ा इनका खेल, मतलब उस लेवल पे शायद ना जा पाएँ, ये थोड़ा गेम बिगाड़ सकती हैं। तो अगर वो शनि के थोड़े उपाय कर लें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं वो एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी बिलीव करते हैं। उनके हाथ में आप देखें तो माणिक्य और पुखराज, 2 अंगूठियाँ, बड़ी अंगूठियाँ दिख जाती हैं उनके हाथ में, और वो कहते हैं कि उनके पहनने के बाद उनका काफ़ी अच्छा रहा समय।
तो पुखराज तो गुरुकुले हो गया, जिससे उनका क्रिएटिविटी का भाव काफ़ी मजबूत हो गया, और सूर्य की जो उन्होंने पहना है उसकी वजह से उनका भाग्य काफ़ी मजबूत रहेगा। ये तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन हमें लगता है कि उनको शनि के साढ़े साथी के भी उपाय कुछ करने चाहिए। और बहरहाल ये तो हमने मोटा मोटी हनी सिंह जी की कुंडली के बारे में बोल दिया कि किन कारण वजह से इनको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा लाइफ में। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो है कि हनी सिंह ने अपने इंटरव्यू में जो मेंटल हेल्थ के बारे में बोला है वो बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी कॉमन है, उनको छुपाया ज़रूर जाता है, दरकिनार किया जाता है, कारपेट के अंदर डाल दिए जाते हैं, क्योंकि कौन बताना चाहेगा कि उनके घर में कोई आदमी है जिसको एंग्जाइटी का डिसऑर्डर है, या ओसीडी है, या आजकल स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत सारी मेंटल हेल्थ इलनेसेस चल रही हैं। अगेन मैं रेगुलर इमोशंस की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोगों को हो जाते हैं, जैसे हम आए दिन हम कोई भी इंसान ले लीजिए, कभी गुस्सा हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी खुश हो जाता है, कभी किसी से जेलस हो जाता है, कभी कुछ लोभ माया में पड़ जाता है, थोड़ा बहुत ग्रीड जाग जाती है, कभी उसको प्यार आ जाता है लोगों पे। तो हम इन रेगुलर इमोशंस की बात नहीं कर रहे जो हमें ह्यूमन बनाते हैं, लेकिन हम उन इमोशंस की बात कर रहे हैं या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात कर रहे हैं जो लंबे समय तक रहती हैं और बिल्कुल आदमी फंक्शन नहीं कर पाता। तो ये जो हमारे समाज में इसको छुपाया जाता है इन द सेंस कि सपोर्ट नहीं किया जाता। क्योंकि अगर आदमी को किसी को फिज़िकल इलनेस है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को क्रॉनिक कोई इलनेस है, तो वो फिर भी आदमी बोल सकता है लोगों को और लोग समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात होती है तो सभी सडनली सब घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, और उसको बाकी बीमारियों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। तो हम इसलिए हनी सिंह की कुंडली के बारे में विश्लेषण कर रहे थे या बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन बातों में बात की है लोगों को, और ये अपनी प्रॉब्लम उजागर की है कि ये उनको फेस करनी पड़ी थी, क्या-क्या चीज़ें हुई थी इस दौरान। तो हम चाहते हैं कि फैमिलीज़ भी अपने उन बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि उनको सपोर्ट अपनी फैमिली से मिला, कहीं बाहर से तो सपोर्ट मिला नहीं। फिर उन्होंने 5-6 डॉक्टर भी चेंज किए, तो ये भी हो जाता कि मेंटल हेल्थ में आपको फिर डॉक्टर्स भी सही चाहिए। तो किसी को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हों तो प्लीज़ अपने थेरेपिस्ट, काउंसलर्स या डॉक्टर्स को अप्रोच कीजिए। एंड एट द सेम टाइम हमारे हमारे अ, जो कल्चर में योग, प्राणायाम, ध्यान, इन सब चीज़ों को भी अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे बचपन से ही, तो आप देखिए ये ड्रग्स और ये सब्सटेंस अब्यूज़, जो चरस, गांजा, ये सब जो लोग पी रहे हैं आजकल की यूथ, बहुत हद तक कम हो जाएगी। बिकॉज़ अगर हम योग, ध्यान, प्राणायाम करेंगे तो आदमी सात्विक हो जाता है, फिर ये इन रास्तों में नहीं जाता। ऑफ कोर्स एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें अपनाएँ, फ़िटनेस को अपनाएँ, और हेल्दी लिविंग, हेल्दी डाइट, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दें। और उन्होंने बताया है कि कैसे ड्रग्स ने उनका ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को योग, ध्यान और प्राणायाम, इन सब चीज़ों में प्रेरित कीजिए, अच्छी किताबें दीजिए पढ़ने के लिए। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज़ आप डॉक्टर्स के पास भी उनको ले जाइए। और बाकी चीज़ें और जगह भी आप, जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी में भी बिलीव करते हैं तो आप कुछ हेल्प लीजिए। जैसे आप अपने कौन से ग्रह कमज़ोर हैं उनका उपाय कीजिए, कोई आपके दोष है तो उनका टाइमली उपाय कीजिए। और मोर इम्पोर्टेंटली आप थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी जुड़िए। कई बार हम अध्यात्म से दूर हो जाते हैं, अपने आप से दूर हो जाते हैं, तब ये चीज़ें हमें ज़्यादा परेशान करती है, लोनलीनेस, डिप्रेशन। क्योंकि आज दुनिया में 5 में से 1 आदमी, 20% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेसेस। तो ये वही होता है कि आप अपने आप से दूर हो जाते हैं, फिर आप दुनिया में बाकी चीज़ों में अपनी हैप्पीनेस ढूँढते हैं, जैसे पार्टी करते हुए, कोई लोग शराब पीते हैं, कोई अल्कोहल पीते हैं, तो ये सब चीज़ों से आप दूर रहेंगे अगर आप अध्यात्म का भी थोड़ा बहुत रास्ता अपनाएँ। और आप एस्ट्रोलॉजर, कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर की भी मदद लीजिए जो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पीरियड के दौरान। तो जहाँ से हेल्प मिले वहाँ से हमें लेनी चाहिए, और इस मैटर को हमें थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ये स्ट्रेस और टेंशन बहुत बढ़ गया है लोगों की ज़िंदगी में। तो उसको कैसे कैसे कम किया जाए। तो फ्रेंड्स, सॉरी ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन हमें लगा कि इस टॉपिक पे थोड़ा हमें बात करें कि लोगों को कैसे रिलीफ मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, टिल नेक्स्ट टाइम, please like, share and subscribe my video.